सो ये पहली रीज़न है जिसके बारे में हम बात करेंगे कि वाई द एग्रीगेट सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड इन द शॉर्ट रन, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टिकी वेज थ्योरी। अब स्टिकी वेज थ्योरी के पीछे क्या लॉजिक है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है कि कमिंग ईयर की जो है सैलरीज़ या जो वेज रेट होता है वो हम पहले से प्रीवियस ईयर में डिसाइड कर लेते हैं कि अगले आने वाले साल में ये होगा वेज रेट। ठीक है, तो हम लोग सपोज़ करते हैं 2019 की हम लोगों ने क्या करनी है, वेजेस सपोज़ करनी है, जो कि हम लोग ये सपोज़ करेंगे कि 2018 में हमने उनको सपोज़ कर लिया था, हमने उनका तखमीना लगा लिया था कि वो कितनी होंगी, उनकी क्या वैल्यू होगी। अब ये जो वेज रेट हम लोग फिक्स कर लेते हैं 2019 का 2008 में, तो एक साल पहले या प्रीवियस ईयर्स में, तो ये हम लोग किस बेस पे करते हैं, ये हम इस बेस पे करते हैं एक्सपेक्टेड प्राइसेस की बेस पे, कि आने वाले वक्तों में, आने वाले साल में क्या एक्सपेक्टेड प्राइस होगी, और प्राइस किसकी, आउटपुट की, जो हमारी इकॉनमी में आउटपुट होती है उसकी। सो हम लोग कह सकते हैं दीज 2018 वेज एग्रीमेंट्स वर बेस्ड ऑन द आउटपुट प्राइसेस दैट वर एक्सपेक्टेड, जो कि एक्सपेक्ट की जा रही होती हैं टू प्रिवेल इन 2019 के 2019 में हमारी आउटपुट की प्राइसेस क्या होंगी, उसकी बेसिस पे आज बैठ के हम लोग अगले साल की वेजेस को जो है वो सपोज कर लेते हैं या एस्टिमेट लगा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम सपोज़ करते हैं कुछ करना ऐसा हुआ कि 2019 में जो हमने प्राइसेस एक्सपेक्ट की थी चीज़ों की कि वो इंक्रीज़ होंगी, कुछ ऐसा इकॉनमी में चेंज आया, कुछ ऐसी इकॉनमी में फ्लक्चुएशंस आई जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारी इकॉनमी में प्राइसेस जो थी आउटपुट की वो इंक्रीज़ होने की बजाय डिक्रीज़ हो जाती हैं, जो हमने एस्टिमेट किया हुआ था उससे कम हो जाती हैं। तो फिर हमने क्या सपोज करना है कि एक्चुअल प्राइसेस जो आउटपुट की हमने एस्टिमेट की हुई थी वो चेंज आती हैं, वो लेस आती हैं जो कि हमने एस्टिमेट की हुई थी उससे। ठीक है, यानी कि हमने सपोज़ किया कि 2019 में एक्चुअल प्राइसेस हमारी कम होती हैं उन प्राइसेस से जो हमने एस्टिमेट की होती हैं बैक इन 2018 में, 2018 में जो हमने सोचा था कि आउटपुट की कीमत क्या होगी। अब वेजेस तो हमने उसके अकॉर्डिंगली हायर सेट की थी कि हमारी चीज़ों की कीमतें महंगी होंगी, उसके अकॉर्डिंग ही वेज भी होनी चाहिए, तनख्वाहें भी जो हैं लोगों की उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, वेज रेट भी उतना ही होना चाहिए। अब क्या हुआ, अब चीज़ों की प्राइस तो बढ़ी नहीं है, वो बढ़ने के बजाय कम हो गई। अब क्या होता है कि जो वेज रेट होता है वो इमीडिएटली डिक्रीज़ नहीं हो सकता, वो तो जो हमने सेट कर दिया वो ही होता है। वेजेस जो होती हैं, जब जो प्राइसेस होती हैं या वेजेस जो होती हैं वो डिक्रीज़ तेज़ी से नहीं होती, इंक्रीज़ तेज़ी से होती है। मतलब जब उनको बढ़ाना होता है तो हम उनको बढ़ा देते हैं, लाइक हम लेटर इशू कर देते हैं कि फ़लाने एम्प्लॉय की या हमारी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ की अगले साल से 10% जो सैलरीज़ हैं वो इंक्रीज़ करती जाएंगी। अब वो 10% इंक्रीज़ करके उसके बाद उसको डिक्रीज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ठीक है, और ये इमीडिएटली नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज़ हमने की हैं, हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने क्या एस्टिमेट किया कि ऑयल की प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी, उन्होंने भी मार्केट में गवर्नमेंट ने भी ऑयल की प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया। अब क्या होता है कि ऑयल की प्राइस जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है और हमारे कंट्री में जो है वो ऑयल बहुत एक्सपेंसिव सेल हो रहा है, तो वो क्या होता है, ग्रेजुअली कम होता है। ऑयल की प्राइस डिक्रीज़ आहिस्ता आहिस्ता से होती है। ऑयल की प्राइस जब बढ़ती है तो एकदम ही 10 रुपये बढ़ा दी जाती है, 5 रुपये बढ़ा दी जाती है, और जब कम की जाती है तो क्या कहा जाता है, 0.50, 0.60, ठीक है, इतना जो है वो उसमें डिक्रीज़ हुआ है, या 1 रुपया हद से ज़्यादा जो है वो पेट्रोल की कीमत कम हुई है। तो इस तरह से ये इसी तरह सेम वेजेस के साथ होता है। वेजेस जब बढ़ाई जाती हैं तो एकदम से नोटिस इशू करके या यकदम जो है उनको बढ़ा दिया जाता है, लेकिन वो कम उस तरह से नहीं की जा सकती जब एक दफ़ा आप ऑर्डर कर चुके हो उनको बढ़ाने का। ठीक है, सो वेजेस कैन नॉट एडजस्ट इमीडिएटली टू द अनएक्सपेक्टेड लो प्राइस लेवल बिकॉज दे वर सेटल्ड इन 2018, क्योंकि हम उनको सेट कर चुके थे एक साल पहले, पिछले साल में। तो अब अनएक्सपेक्टेड अगर लो प्राइस लेवल आ गया तो हम उसके अकॉर्डिंग वेजेस को जल्दी से वापस पुरानी पोजीशन पे नहीं लेके जा सकते, बैक गियर में जल्दी से नहीं जा सकते। तो इसको हम लोग कहते हैं स्टिकी वेज थ्योरी, कि वेजेस स्टिक हो जाती हैं, विच मीन्स कि वो सडनली चेंज नहीं हो पाती। ठीक है, दे कांट मूव, दैट्स वाई उसको हम लोग कहते हैं स्टिकी वेज थ्योरी।
अब इसका एक नुकसान ये होता है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट और आपकी प्रोडक्शन जो होती है वो लेस प्रॉफिटेबल हो जाती है। चीज़ों की कीमतें कम हो गई हैं, आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो आपके आउटपुट की कीमत कम होगी और आप अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो ज़्यादा सैलरी पे कर रहे हो, तो आपको नुकसान है। इसी तरह से आपका प्रॉफिट कम हो जाता है प्रोडक्शन के ऊपर। जो आप चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे थे अब उन चीज़ों की कीमत सस्ती हो गई है। एक तो आपकी चीज़ें सस्ती बिक रही हैं, दूसरा आप एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा पे कर रहे हो, तो आपको दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो। सो व्हाट कैन वी से? वी कैन से दैन अनएक्सपेक्टेडली लो प्राइस लेवल एंड अनचेंज्ड वेज लेवल मेक्स एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन लेस प्रॉफिटेबल। ठीक है, वो मुनाफा बख्श नहीं रहते। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम इंड्यूस करते हैं फर्म्स को कि वो रिड्यूस करें क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो वो सप्लाई करें, यानी कि अपने गुड्स कम सेल करें, क्योंकि चीज़ों की कीमत कम होगी है। लॉ ऑफ सप्लाई हमें क्या कहता है, जब प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी कम कर दें, चीज़ें तब निकालें, चीज़ें तब सेल करें जब प्राइस हाई हो। और वर्कर क्या करते हैं इसमें, वर्कर लूज़ अपनी जॉब कर देते हैं, कुछ वर्कर्स को जॉब से निकाल दिया जाता है ताकि वर्कर्स को सैलरीज कम पे करनी पड़े। यानी कि जब आपकी प्राइस जो है वो डिक्रीज़ होगी तो आपने क्वांटिटी भी डिक्रीज़ कर देनी है। प्राइस के कम होने से क्वांटिटी भी, आउटपुट की क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है। यही लॉ ऑफ सप्लाई भी हमें कहता है। ठीक है, तो ये थी स्टिकी वेज थ्योरी जिसके बारे में हमने अंडरस्टैंड किया। अब हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि सप्लाई जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड स्लोप क्यों होता है शॉर्ट रन में। ठीक है, पहले हमने देखा कि जब प्राइस लेवल डिक्रीज़ होता है तो हम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को भी कम कर देते हैं, यानी कि पी अगर लोअर जा रहा है तो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट भी कम होगी, और अगर पी इंक्रीज़ हो रहा है तो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट भी इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड होती है। अब हम दूसरी रीज़न देखेंगे कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व के अपवर्ड होने की क्या रीज़न है, वो है स्टिकी प्राइस थ्योरी। अब इसको भी उसी तरह हम वेजेस की तरह ही अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम स्टिकी प्राइस की बात करेंगे, जो प्राइस हायर सेट की होती है। फॉर एग्जांपल किसी रेस्टोरेंट ने अपनी चीज़ों की प्राइस हाई सेट की और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में भी उसकी प्राइस जो है वो हाई होगी, लेकिन क्या होता है कि अब भी उसने प्राइस इंक्रीज़ की अपनी चीज़ों के, फ्यूचर में कुछ ऐसा करना हुआ कि चीज़ों की प्राइसेस कम हो गई, चीज़ें सस्ती हो गई। जिसके सस्ते होने का एक कारण ये भी हो सकता है कि आपका चिकन जो है वो सस्ता हो गया, जिसकी वजह से चिकन वाली सारी रेसिपीज़ की प्राइस कम हो गई ओवरऑल मार्केट में। जाहिर है मीट हो, मटन हो, बीफ हो, चिकन हो, उससे जितनी भी चीज़ें बनेंगी, अगर ये महंगे हो रहे हैं, मीट सारा महंगा हो रहा है, तो उनसे बने हुए लवाजमात भी सारे जो हैं वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे। तो अब क्या हुआ, कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड चेंज आया इकॉनमी में जिसकी वजह से क्या हुआ कि प्राइसेस कम हो गई। जब प्राइसेस फॉल की तो रेस्टोरेंट वगैरह या जो इस तरह की कंपनीज होती हैं जिनका प्राइस लिस्ट के साथ काम होता है, वो इमीडिएटली या फौरी तौर पे अपनी प्राइस को डिक्रीज़ नहीं कर पाती। उसकी क्या रीज़न है कि उनको बहुत ज़्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट ने मेन्यू प्रिंट करवाए हुए थे जिसके ऊपर डिफरेंट चीज़ों की, डिफरेंट आउटपुट्स की, डिफरेंट गुड्स की चीज़ें प्राइसेस लिखी हुई थी कि इस गुड की ये प्राइस है, इस गुड की ये प्राइस है। एक प्राइस लिस्ट उन्होंने मेंटेन की हुई थी। जब प्राइसेस सब चीज़ों की डिक्रीज़ हो जाती हैं तो उनको दोबारा से वो अपना मेन्यू प्रिंट करवाना पड़ता है, दोबारा से उसको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, उस पर टाइम लगा के चीज़ों की सारी कीमतें दुरुस्त करनी पड़ती हैं। ठीक है, फिर जाके जो है वो न्यू प्राइस को इनकॉर्पोरेट कर पाते हैं और इसके ऊपर उनका पैसा भी लगता है और उनका टाइम भी ज़ाया होता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए कुछ कंपनीज जो होती हैं वो इमीडिएट इफेक्ट के साथ अपनी प्राइसेस डिक्रीज़ नहीं करती। तो इसके नतीजे में क्या होता है कि इनकी प्राइस हाई होती है, बाकी रेस्टोरेंट्स ने प्राइस अपनी कम अगर कर दी है तो हम लोगों को लॉस होता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ रेस्टोरेंट ऑनर और मैं जो हूँ अपने रेस्टोरेंट की प्राइसेस डिक्रीज़ नहीं कर रही, बाकी रेस्टोरेंट वालों ने फ़ौरन जो चेंज था उसको इनकॉर्पोरेट किया, अपनी चीज़ें सस्ती की और कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। मैंने वही पुरानी प्राइसेस रखी हुई हैं क्योंकि मेरे पास अभी इतना अफोर्ड नहीं मैं कॉस्ट कर सकती कि मैं अपने मेन्यूज़ को दोबारा प्रिंट करवाऊँ इतने हाई लेवल पे। ठीक है, और उनको चेंजिंग करूँ और टेक्निकल असिस्टेंट लेके उसको प्रिंट करवा के, उनकी चेंजिंग करके प्रिंट करवा के तो फिर मैं इस तरह से करूँ। तो क्या होगा, इससे मेरे कस्टमर भी लूज़ हो जाएंगे और मैं प्रॉफिटेबल भी नहीं रहूँगी। मैं एज अ महंगा रेस्टोरेंट, as an expensive restaurant, I will lose my profit. So हम लोग कह सकते हैं कि as a result of menu cost, some firms may be unable to change their prices in response to the changing in the economic conditions. ठीक है, और an unexpected fall in the overall price level leaves such firms with high prices relative to the other firms that can quickly adjust their prices. यही हमने बात की कि आपकी जो प्राइस, जब अनएक्सपेक्टेड फॉल आता है इकॉनमी में तो ओवरऑल प्राइस लेवल जो है वो कम हो जाता है और आपकी फर्म जो है वो हाई प्राइस पे ऑपरेट कर रही होती है इन कंपेयर टू इन
रेलिवेंस टू अदर फर्म्स, जो दूसरी कंपनीज होती हैं उनके साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो आपकी प्राइसेस हाई होती हैं, और जिन्होंने कि दूसरी फर्म्स ने क्विकली उसके साथ एडजस्ट किया होता है प्राइसेस के साथ, लेकिन आप नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपकी प्राइसेस हाई होती हैं, और इस हाई प्राइस की वजह से आपकी जो है सेल्स वो डिक्रीज़ हो जाती हैं। सो दिस डिप्रेसेस देयर सेल्स डिक्रीज़ हो जाती हैं, विच इंड्यूस दीज फर्म्स टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज दे प्रोड्यूस। इससे फिर वो इंड्यूस करते हैं कि अपनी क्वांटिटी सेल जो है, अपनी क्वांटिटी और गुड्स और सर्विसेज जो आप प्रोड्यूस करें उसको भी कम कर दें, एंड वर्कर लूज देयर जॉब, वही बात जो हमने पहले पढ़ी। ठीक है, यहाँ पे भी प्राइस कम होने से हमें अपनी क्वांटिटी डिक्रीज़ करनी पड़ती है अगर हम प्राइस कम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये सेकंड रीज़न थी जिसकी वजह से हमारा सप्लाई कर्व स्लोप अपवर्ड होता है। प्राइस इंक्रीज़ होने से हम सप्लाई बढ़ाएंगे, प्राइस डिक्रीज़ हो रही है तो हमें सप्लाई कम करनी पड़ेगी, क्योंकि हम बीइंग हाई प्राइस ऑनर्स हम लोगों को लॉस हो रहा है। ठीक है, सो अब हम थर्ड रीज़न पढ़ेंगे कि सप्लाई कर्व स्लोप अपवर्ड क्यों होता है शॉर्ट रन में। ये आपने हमेशा याद रखना है कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व स्लोप अपवर्ड होता है सिर्फ शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में वो हमेशा वर्टिकल होता है, और वो क्यों होता है हम पीछे उसको रीड कर चुके हैं। अब थर्ड जो हमारा यहाँ पे पॉइंट है जिसकी वजह से हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो स्लोप्स अपवर्ड होता है, वो है मिसपरसेप्शंस थ्योरी। अब आपने यहाँ पे समझने के लिए सपोज ये करना है कि एन ओवरऑल डिक्लाइन इन डिमांड रिड्यूसेस ऑल प्राइसेस। जब ओवरऑल ही डिमांड में डिक्लाइन आता है तो उसकी वजह से तमाम चीज़ों की कीमतें जो हैं वो कम हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल यू आर वीट फार्मर, आप क्या देखते हो, आप ये देखते हो कि वीट की प्राइस जो है वो फॉल कर गई है, और आप दूसरी चीज़ों के साथ कंपेयर करते हो और आपको ऐसा महसूस होता है कि दूसरी चीज़ों की प्राइस तो फॉल नहीं की, बाकी चीज़ों के साथ कंपैरिजन में या विद रेलिवेंट टू अदर थिंग्स वीट की प्राइस सिर्फ जो है वो डिक्रीज़ हुई है, तो आप उसमें वीट की प्रोडक्शन कम कर देते हो। ठीक है, जब आप ये देखते हो कि इन कंपैरिजन विद अदर प्रोडक्ट वीट की जो प्राइस है वो गोज़ डाउन और डिक्लाइन। सो अ वीट फार्मर सीज ओनली दैट wheat prices have fallen and continues to believe that the prices of the things that she buys, like milk, shoes, clothes, etc., are unchanged at the level she had expected. ठीक है, फार्मर जो होता है वीट का वो क्या समझता है कि उसकी प्राइस जो है वो डिक्रीज़ हुई है और बाकी चीज़ों की प्राइस जो है वो डिक्रीज़ नहीं हुई, वो ये समझता है। तो इसके इस समझने से क्या होता है, दिस मेक्स वर्क लेस एट्रैक्टिव एंड सो द फार्मर रिड्यूसेस हर प्रोडक्शन ऑफ वीट। वो अपनी प्रोडक्शन जो है वीट की उसको कम कर देता है और वो समझता है कि ये वाला काम अट्रैक्टिव नहीं रहा क्योंकि अब प्राइस इसकी कम हो गई है। और जब पूरी इकॉनमी में ही सबको ऐसा लगता है, सारे वीट फार्मर्स को ऐसा लगता है, तो वो क्या करती हैं, प्राइस डिक्रीज़ होने की वजह से वो क्वांटिटी भी डिक्रीज़ कर देती हैं। ठीक है, प्राइस फॉल होने की वजह से, तो इससे क्या होता है, ओवरऑल प्राइस लेवल तो पहले ही फॉल होता है, आपकी आउटपुट भी फॉल कर जाती है। सो व्हेन दिस इज़ रिपीटेड अक्रॉस द इकॉनमी, बोथ द ओवरऑल प्राइस लेवल एंड द टोटल आउटपुट फॉल, वो आउटपुट भी आपकी फॉल कर जाती है। ठीक है, तो ये हमने इसके बारे में पढ़ा मिसपरसेप्शन थ्योरी में, जिसमें कि आप मिसपरसीव कर जाते हो, आपकी मिसपरसेप्शन होती है, आप गलत समझते हो कि वीट की प्राइस जो है वो सिर्फ डिक्रीज़ हुई है, बाकी चीज़ों की डिक्रीज़ नहीं हुई। हालांकि ऐसा नहीं है। ठीक है, जब अगर किसी चीज़ की प्राइस डिक्रीज़ हो रही है तो हमें उसका जो है रीज़न समझना चाहिए। अगर इकॉनमी में डाउनफॉल है, लाइक कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक है, इसकी वजह से अगर चीज़ें जो हैं वो एक्सपेंसिव हो रही हैं, फॉर एग्जांपल चीज़ें एक्सपेंसिव हो रही हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कोई एक चीज़ एक्सपेंसिव नहीं हो रही, सारी चीज़ें एक्सपेंसिव हो रही हैं। और यहाँ पे शुरू में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने ये सपोज़ करना है कि ओवरऑल डिक्लाइन आ रहा है डिमांड में, ठीक है, जिसकी वजह से प्राइसेस रिड्यूस हुई हैं तमाम चीज़ों की। लेकिन वीट फार्मर को ऐसे लगता है कि जैसे हमारी प्राइस फॉल हुई है तो उस प्राइस फॉल होने के चक्कर में वो प्रोडक्शन कम कर देते हैं। सो प्राइस जब फॉल हुई तो प्रोडक्शन भी कम हुई। पीछे भी 2 पॉइंट्स में हमने यही पढ़ा कि प्राइस के कम होने से प्रोडक्शन भी कम होती है या सप्लाई कम होती है। ठीक है, और यही लॉ ऑफ सप्लाई हमें कहता है कि प्राइस कम होगी तो सप्लाई कम होगी, प्राइस इंक्रीज़ होगी तो सप्लाई इंक्रीज़ होगी। तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व के अपवर्ड होने की वजह ही ये है, जो प्राइस का और क्वांटिटी का आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व की समरी। ठीक है, इसकी हम लोग समरी देख लेते हैं, स्टिकी वेज थ्योरी, स्टिकी प्राइस थ्योरी एंड मिसपरसेप्शन थ्योरी। यहाँ पे मैंने इन 3 रीजंस को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। आप चाहे तो यहाँ से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, या आप जो पीछे डिटेल दी हुई थी वहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको डिटेल करवा दी है, अब आपको यहाँ से भी देख के समझ के इसकी जो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, आपके लिए ईजी हो जाएगा, चाहे आप शॉर्ट फॉर्म में करें, क्योंकि आपको एक ब्रॉड एग्जाम्पल्स के साथ मैंने अंडरस्टैंड करवाया है। ठीक है, सो हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या टॉपिक है, 2 कॉजेज़ ऑफ इकॉनमी फ्लक्चुएशन, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। जैसे कि हमने बात की कि 2 कॉजेज़ होते हैं किसी भी इकॉनमी में फ्लक्चुएशंस के, और वो 2 मेन कॉजेज़ कौन से हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई।
जिसका मतलब ये है कि जब फ्लक्चुएशंस आती हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में, उससे इकॉनमी में फ्लक्चुएशंस क्रिएट होती हैं। सो हम लोग कह सकते हैं कि इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस जो होती हैं वो कास्ड बाय फ्लक्चुएशंस इन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस जो कि होती हैं एग्रीगेट डिमांड्स की वजह से। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ग्राफ को देखिएगा, आपके सामने एक ग्राफ शो हो रहा है जिसकी हेडिंग हमारे पास आ रही है कंट्रैक्शन इन एग्रीगेट डिमांड। कंट्रैक्शन का मतलब ये है कि डिमांड हमारी कम हो रही है, डिमांड कम हो रही है तो कर्व हमारा डिमांड का जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगा। सबसे पहले हम इस ग्राफ को तो अंडरस्टैंड कर लें। ये ग्राफ हमारा जो वर्टिकल शो हो रहा है लाइन, ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है जो कि वर्टिकल होता है। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व ये जा रहा है अपवर्ड। अब इस ग्राफ में आप देखेंगे कि आपको सप्लाई कर्व AS1 भी शो हो रहा है और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी शो हो रहा है। और ये दोनों इसलिए शो हो रहे हैं क्योंकि अगर हम लॉन्ग रन स्टडी को अंडरस्टैंड करना चाहें तो सप्लाई कर्व दो तरह का होता है, एक शॉर्ट रन अलग होता है, लॉन्ग रन अलग होता है। डिमांड कर्व एक ही तरह का है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो इसलिए हमें इस ग्राफ को समझने के लिए दोनों सप्लाई कर्व्स को ड्रॉ करना होगा ताकि हम चेंज दे सकें कि शॉर्ट रन में क्या चेंज आई और लॉन्ग रन में क्या चेंज आई एग्रीगेट डिमांड के शिफ्ट होने से। तो हम लोग शिफ्ट की बात कर रहे हैं कि कंट्रैक्शन हो रही है एग्रीगेट डिमांड यानी कि डिक्रीज़ हो रही है, तो हम लोग ये एग्रीगेट डिमांड A2 ड्रॉ कर रहे हैं। सो हम कंट्रैक्शन इन एग्रीगेट डिमांड को एक कर्व के थ्रू ड्रॉ करेंगे, ठीक है, उसको शो करेंगे। अब AD1 और AD2 रेड कलर में है, ये हमारे पास जब कंट्रैक्शन हुई तो डिमांड कर्व यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया ताकि हम लोग जो है वो डिमांड में जो डिक्रीज़ आई है हमारी इकॉनमी में उसको शो कर सकें, उसके लिए ये न्यू ग्राफ हमने शो किया। अब इसके यहाँ शिफ्ट होने की वजह से क्या क्या चेंजिंग्स आई हैं ग्राफ पे गौर से देखिएगा, ठीक है। मैं बारी बारी ड्रॉ कर रही हूँ। सबसे पहले इस एरो का मीनिंग आपको बता दूँ, अ डिक्रीज़ इन एग्रीगेट डिमांड, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड में जब डिक्रीज़ आया तो एग्रीगेट डिमांड AD1 यहाँ से शिफ्ट होकर AD2 की तरफ मूव कर गई, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आया जहाँ पे हमारा एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसके इंटरसेक्शन पे हमारा ये P2 आया और यहाँ पे Y2 आया, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हुई, आपने ये देखा कि एक न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो हमारे पास आया। उससे पहले ये देखिए, ये जो हमारा ओल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट A था, यहाँ पे आप ये देखिए कि शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में एट अ टाइम इक्विलिब्रियम है। इस पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट लॉन्ग रन वाला कर्व भी जो है वो इन दोनों कर्व्स को कर रहा है, सप्लाई कर्व को और इस डिमांड कर्व को। यहाँ पे इक्विलिब्रियम था। अब हम ये देखेंगे ये B पॉइंट तो आया हमारे पास इंटरसेक्शन से शॉर्ट रन सप्लाई कर्व और एग्रीगेट डिमांड कर्व के, जिससे हमारी क्वांटिटी डिक्रीज़ हुई और प्राइस भी डिक्रीज़ हुई। लेकिन लॉन्ग रन का इसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट हुआ जब प्राइस डिक्रीज़ हुई? प्राइस के डिक्रीज़ होने से हम लोग देखते हैं क्या फ़र्क हुआ। सबसे पहले तो मैं इसको बता दूं, जो पॉइंट 2 है इसकी वजह से क्या हुआ, कॉजेज़ आउटपुट टू फॉल इन द शॉर्ट रन, जो कि Y1 से Y2 की तरफ मूव हुआ, ठीक है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम लोग पॉइंट C की बात करेंगे और पॉइंट C मैं स्क्रीन पे ड्रॉ कर रही हूँ। फिर से देखिएगा, ये पॉइंट C है जहाँ पे लॉन्ग रन सप्लाई कर्व जो है इंटरसेक्ट कर रहा है एग्रीगेट डिमांड कर्व 2 को, ठीक है। और प्राइस हमारे पास P3 आ रही है, यानी कि उससे भी कम प्राइस कम होती जा रही है। तो आपने ये देखा कि क्वांटिटी जो है वो हमारे पास Y2 की बजाय Y1 पे है, ठीक है, यानी कि क्वांटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जितनी आप पहले सप्लाई कर रहे थे उतनी ही आप अब भी सप्लाई कर रहे हो। सो इस ग्राफ को जो पहले हमने देखा, पहले उसको समझते हैं। Y1 से Y2 की तरफ जब हम गए, हमारी प्रोडक्शन डिक्रीज़ हुई। तो प्रोडक्शन डिक्रीज़ हुई ये शॉर्ट रन में हुई, क्योंकि ये शॉर्ट रन सप्लाई कर्व और लॉन्ग रन एग्रीगेट जो है डिमांड कर्व, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, पॉइंट B। तो हम ये कह सकते हैं कि कंट्रैक्शन इन एग्रीगेट डिमांड कर्व कॉजेज़ रिसेशन, जिसकी वजह से हमारी आउटपुट फॉल हुई। रिसेशन वो पीरियड होता है जिसमें आउटपुट फॉल करती है, ठीक है। और अगर ये वाला जो शिफ्ट है या ये वाला जो रिसेशन है, और हमें पता है कि रिसेशन मोस्टली शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, अगर ये रिसेशन जो है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होगा तो ये क्या होता है, ये डिमांड कर्व दोबारा बैकवर्ड मूव कर जाता है इसी सिचुएशन में, और हमारी दोबारा से इंक्रीज़ हो जाती है क्वांटिटी या आउटपुट की, ठीक है। तो ये था कंट्रैक्शन डिमांड में। जब कंट्रैक्शन आता है तो उसकी चेंजिंग्स क्या आती हैं ओवरऑल इकॉनमी की, सप्लाई पे, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट पे, प्राइसेस के चेंज होने की वजह से, ठीक है। और किस तरह से सप्लाई और डिमांड की फोर्सेस आपस में इंटरेक्ट करती हैं और किस तरह से न्यू इक्विलिब्रियम सिचुएशन देखने में आती है। तो ये कुछ फ्लक्चुएशंस थी जिनकी वजह से हमारी इकॉनमी जो है वो इफ़ेक्ट होती है।
सो हम लोग कह सकते हैं कि दो जो इफ़ेक्ट्स आते हैं शिफ्ट की वजह से एग्रीगेट डिमांड के, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कर्व हमारा लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हुआ था, तो ये एक कॉज है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस का, जिससे इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। अब जो हमने चीज़ें ग्राफ पे अंडरस्टैंड की थी उसको स्क्रीन पे देखिएगा, मैं स्क्रीन पे उनको लिख रही हूँ। सबसे पहले हमने बात की थी कि कंट्रैक्शन हुई थी, लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हुआ था एग्रीगेट डिमांड कर्व का। उसके शिफ्ट होने से शॉर्ट रन में क्या चेंजेस आई थी, आउटपुट डिक्रीज़ हो गई थी Y1 से Y2 की तरफ, और ओवरऑल प्राइस लेवल भी डिक्रीज़ हो गया था, ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज़ हो जाता है। जब आउटपुट आपकी डिक्रीज़ हो रही है तो इट्स मीन कि आपको कम वर्कर चाहिए काम करने के लिए, चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि आउटपुट कम है, चीज़ें कम प्रोड्यूस हो रही हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। पर लॉन्ग रन में क्या इफेक्ट होता है कि ओवरऑल प्राइस लेवल अगर डिक्रीज़ हो रहा है बट आउटपुट एंड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिमेन्स अनचेंज, तो आपकी आउटपुट अनचेंज्ड रहती है। आपने देखा था कि वो Y1 पॉइंट पे ही था एट लॉन्ग रन लेवल्स, और ये कब होता है, लॉन्ग रन में, ठीक है। सो इकोनॉमी हील्स इटसेल्फ बट इट इज़ अनक्लियर हाउ लॉन्ग दिस माइट टेक। हम लोग ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी अपने आप ही, अपनी मदद आप ही खुद ही हील होती रहती है। डिफरेंट इवेंट्स जो होते हैं इकोनॉमी में, जो वकूफ़ पज़ीर हो रहे होते हैं, उनके वकूफ़ पज़ीर होने की वजह से इकोनॉमी खुद ही हील होती रहती है। जो भी उसमें प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं वो खुद ही उनको सॉर्ट आउट करती जाती है, ठीक है। अब हम लोगों ने ये देखना है कि अगर प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड ले रही है, वो वापस रिटर्न नहीं हो रही पुराने लेवल्स पे, प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं हो रही और अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है वो डिक्रीज़ नहीं हो रही, तो क्या करती है, गवर्नमेंट स्टेप इन कर जाती है उस प्रोसेस के अंदर, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो अपना रोल प्ले करती है। और गवर्नमेंट क्या कोशिश करती है, गवर्नमेंट कोशिश करती है कि एग्रीगेट डिमांड AD2 को AD1 की तरफ शिफ्ट करे, मतलब दोबारा उसको पुरानी वाली सिचुएशन पे शिफ्ट करे, ताकि वो जो है अपनी पुरानी इक्विलिब्रियम की सूरत हाल में वापस आए, जिस पे प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम था और हमारी प्राइसेस का लेवल भी हाई था। तो ये सारे स्टेप करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इंक्रीज़ कर देती है मनी सप्लाई, ताकि लोग जो हैं वो ज़्यादा चीज़ें ख़रीदें। और मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करने का मतलब होता है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, जब गवर्नमेंट ज़्यादा नोट प्रिंट करती है, ठीक है, या सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती है, क्वांटिटी ऑफ मनी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने को मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है, टू कंट्रोल द डिमांड। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए, मांग को इंक्रीज़ करने के लिए टैक्स भी कट कर देती है, टैक्स कम कर देती है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग जो है वो इंक्रीज़ कर देती है, अपनी चीज़ें जो है वो बनाना शुरू कर देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर न्यू डेवलप करना शुरू कर देती है, रोड्स पे काम शुरू करती है, ठीक है, ताकि चीज़ों की मांग बढ़े। जब आपको रोड या इंफ्रास्ट्रक्चर कोई डेवलप हो रहा होता है किसी कंट्री में, तो उसका रॉ मटीरियल जो है उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि वो यूज़ हो रही होती है उस प्रोसेस में, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी वो होती है टैक्सेस के थ्रू या गवर्नमेंट स्पेंडिंग के थ्रू, जब आप क्वांटिटी ऑफ मनी को कंट्रोल करते हो, उसको फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी में जब आप मनी की क्वांटिटी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके मनी की सर्कुलेशन को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हो, वो मॉनेटरी पॉलिसी कहलाती है। या दूसरे अल्फाज में इंटरेस्ट रेट को अप एंड डाउन करने से जो सर्कुलेशन ऑफ मनी या क्वांटिटी ऑफ मनी जो है उसको आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हो, तो उसको मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जब स्टेप इन करती है तो वो पुरानी कंडीशन में ही ग्राफ वापस चला जाता है AD1 पे। गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैन रिवर्स अ कंट्रैक्शन इन एग्रीगेट डिमांड। जो कंट्रैक्शन हुई होती है, यहाँ पे जो कर्व आया हुआ था उसको वापस उसी पोजीशन में वापस भेज दिया जाता है गवर्नमेंट की इंटरवेंशन से। ये कर्व था AD2, ठीक है, जिसको कि यहाँ पे पॉइंट B हम लोगों ने ड्रॉ किया था, ठीक है, जिसको हम लोगों ने कहा था कि न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो ये क्या कर जाता है, ये दोबारा यहाँ AD2 से AD1 की तरफ शिफ्ट हो जाता है। As we saw in our discussion of the shifts of AD curve, government intervention in the form of expansionary fiscal policy and expansionary monetary policy can shift the aggregate demand curve back to AD1 की तरफ शिफ्ट कर देता है, and this would एंड द रिसेशन। और इससे हमारे पास जो रिसेशन की सूरत हाल आई होती है वो जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब हमने ये देखना है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस जो कि कॉज्ड होती हैं एग्रीगेट सप्लाई कर्व की वजह से। सप्लाई कर्व में जब फ्लक्चुएशंस आती हैं तो उसकी वजह से जो फ्लक्चुएशन कॉज होती हैं इकोनॉमी में, उसको हम लोग रीड करेंगे। पहले हमने ये समझा कि इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस के जो पहला कॉज था एग्रीगेट डिमांड में जो फ्लक्चुएशंस आती हैं, जो कमी बेशी आती है, उसकी वजह से जो चेंजेस आती हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एग्रीगेट सप्लाई के एंगल में, ठीक है। तो एग्रीगेट सप्लाई के एंगल में देखने के लिए सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा स्टैगफ्लेशन क्या होती है।
स्टैगफ्लेशन जो है दो चीज़ों का मरकब है, दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, एक स्टैगनेशन और दूसरी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जैसे कि हमें पता है, द राइज इन जनरल प्राइस लेवल इज़ नोन एज इन्फ्लेशन, कीमतों का बढ़ जाना इन्फ्लेशन कहलाता है, ठीक है। और स्टैगनेशन क्या होता है? स्टैगनेशन होता है आउटपुट का फॉल कर जाना, प्रोडक्शन का फॉल करना, जीडीपी का फॉल करना, ये चीज़ क्या कहलाती है? स्टैगनेशन। और स्टैगनेशन और इन्फ्लेशन को आपस में मिला दें तो वो स्टैगफ्लेशन बन जाता है, जिसका मतलब ये है कि आउटपुट का फॉल होना और प्राइसेस का इंक्रीज़ होना। एट अ टाइम प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हों, आउटपुट फॉल हो रही हो, तो वो स्टैगफ्लेशन कहलाती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट्स की डेफिनेशन आपकी बुक में मेंशन है, स्टैगफ्लेशन, स्टैगनेशन एंड इन्फ्लेशन, ठीक है, इसी चैप्टर में। तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, अभी जो मैंने बताया है आप इसको भी नोट कर सकते हैं पॉज करके, ठीक है। सो हम लोग देखते हैं लेफ्ट वर्ड अगर शिफ्ट आता है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई में, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट आए शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई में, तो उसका क्या मतलब है कि आउटपुट हमारी फॉल कर रही है बिलो द नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो एम्प्लॉयमेंट का एक नेचुरल रेट है उससे नीचे हमारी आउटपुट फॉल कर रही है। आसान अल्फाज में ये है कि जब कर्व शिफ्ट होता है सप्लाई का, ठीक है, जब एग्रीगेट सप्लाई कर्व का शॉर्ट रन लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो उसका क्या मतलब है कि आउटपुट हमारी फॉल कर रही है, ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट ये नेचुरल रेट से बिलो आउटपुट होगी, तो इसका मतलब ये है कि आउटपुट कम हो रही है। आउटपुट के कम होने से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि आउटपुट कम बन रही है तो कम लेबर चाहिए काम के लिए, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट राइज कर जाएगी और प्राइस लेवल भी राइज कर जाएगा। जितनी चीज़ें कम होंगी उतनी चीज़ें नायाब भी हो जाएंगी। ये सप्लाई का वो जो है इफ़ेक्ट आता है, जब चीज़ों की सप्लाई कम होगी, जितनी चीज़ें हमें कम मिलेंगी उतनी ही उनकी प्राइस बढ़ जाएगी। जैसे अब एक इंजेक्शन था जो कि इस कोरोना पेंडेमिक के लिए, इस कोरोना वायरस के लिए जो था पेशेंट्स को वो लगाया जाता था, वो पहले जो थी उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं थी। पहले वो सेट की गई 5 लाख, ठीक है, जब ये पेंडेमिक आया तब। उससे पहले बहुत कम में मिल जाता था। जब ये पेंडेमिक आया तो उसकी जो मांग थी वो बढ़ गई, उसकी मांग बढ़ने की वजह से उसकी प्राइस 5 लाख सेट हुई। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि उसकी सप्लाई कम हो गई, वो मिलना ही बंद हो गया। फिर क्या हुआ, जिन लोगों के पास वो अवेलेबल था उन्होंने 8-8 लाख का वो एक इंजेक्शन जो है वो सेल किया। इससे क्या हुआ, आउटपुट जब इंजेक्शन की फॉल की तो उनकी प्राइस इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। और कहा जाता है कि अगर गवर्नमेंट कुछ भी ना करे तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है आहिस्ता आहिस्ता अपनी पुरानी सूरत हाल में, अपनी पुरानी सिचुएशन में वापस आ जाता है, ठीक है। ये कुछ मार्केट फोर्सेस होती हैं जो उनको दोबारा अट्रैक्ट कर लेती हैं। सो इफ़ द गवर्नमेंट डज नथिंग, द SRAS शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व विल ग्रेजुअली शिफ्ट बैक टू वेयर इट वॉज। सो द प्राइस लेवल, टोटल प्रोडक्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट विल बी अनइफेक्टेड इन द लॉन्ग रन। सो हम ये कह सकते हैं कि लॉन्ग रन में वो अनइफेक्टेड रहती हैं ये सारी चीज़ें, प्राइस लेवल भी, प्रोडक्शन भी और अनएम्प्लॉयमेंट भी। ये चेंजिंग्स आती हैं शॉर्ट रन में। तो शॉर्ट रन में जब वो शिफ्ट कर जाता है उसके बाद वो दोबारा अपनी पुरानी सूरत हाल में वापस आ जाता है, ठीक है। ये हम बात कर लेते हैं ग्राफ के थ्रू, जो पहले भी मैंने आपको शो किया था। ये सिंपल अब ग्राफ है जिसमें एग्रीगेट डिमांड शो हो रही है। ये एग्रीगेट सप्लाई का शॉर्ट रन है और ये एग्रीगेट सप्लाई का लॉन्ग रन है, ठीक है। अब हमने ये अंडरस्टैंड करना था कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट करता है, वो शिफ्ट कहाँ कर रहा है, लेफ्ट वर्ड। जो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर रहा है तो इसका क्या मतलब है, एन एडवर्ड शिफ्ट इन द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, जिसका मतलब ये है कि वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब ये मैंने ड्रॉ किया AS2, स्क्रीन पे देखिएगा ये AS2 ड्रॉ हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि सप्लाई कम हुई चीज़ों की। अब इसके यहाँ शिफ्ट होने से क्या आया, ये हमारे पास एक इंटरसेक्शन पॉइंट आया AS और एग्रीगेट डिमांड कर्व के यहाँ इंटरसेक्शन पे। इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले हमारे पास आ रहा था ये Y1, यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पे था। अब जब नया इक्विलिब्रियम आया तो ये Y1 यहाँ से शिफ्ट होकर Y2 यहाँ पे आ जाएगा, जिसमें कि आउटपुट फॉल होने का हमें इंडिकेशन मिलेगा। ये देखिए ये Y1 से Y2 की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, कॉजेज आउटपुट टू फॉल। तो ये यहाँ पे Y2 है जिससे आउटपुट फॉल कर जाएगी हमारी, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आउटपुट तो फॉल हुई है Y1 से Y2 की तरफ इस पॉइंट पे। अब देखें प्राइस भी तो इंक्रीज़ हुई है, इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये P1 था, इसके अकॉर्डिंग देखें बिल्कुल इसके सामने तो ये P2 है। इट्स मीन कि प्राइस हमारी इंक्रीज़ हुई है, ये एरो आपको इंक्रीज़ शो कर रहा है, ठीक है। अब देखिएगा ये एरो शो कर रहा है हमें ये चीज़ कि प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। क्या, द प्राइस लेवल टू राइज, प्राइस लेवल राइज हो जाएगा। ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है, जो शफल आया है एग्रीगेट सप्लाई कर्व में, ठीक है। सो ये क्या है, ये स्टैगफ्लेशन है। कैसे स्टैगफ्लेशन है, इसमें
प्राइस हो रही है इंक्रीज और आउटपुट हो रही है फॉल, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन देखने में आती है जब शॉर्ट रन में एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट कर जाता है लेफ्ट साइड पे या सप्लाई कम हो जाती है, तो तब स्टैगफ्लेशन देखने में आती है। सो हम ये कह सकते हैं कि एडवर्स शिफ्ट इन द एग्रीगेट सप्लाई कर्व कॉजेज स्टैगफ्लेशन अ पीरियड ऑफ रिसेशन। इसको स्टैगफ्लेशन को पीरियड ऑफ रिसेशन भी बोलते हैं, जिसके अंदर आउटपुट आपकी फॉल करती है और इन्फ्लेशन होती है, ठीक है, प्राइसेस इंक्रीज कर जाती हैं। What does it mean कि आउटपुट फॉल्स एंड प्राइस इंक्रीज? स्टैगफ्लेशन का मतलब है आउटपुट फॉल्स एंड प्राइस इंक्रीज। पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं वो एग्रीगेट सप्लाई कर्व को, या गवर्नमेंट जो होती है एग्रीगेट सप्लाई कर्व को तो पुश बैक कर लेती है, लेकिन उनके लिए ये मुश्किल हो जाता है कि वो दोनों एडवर्स इफेक्ट को एट अ टाइम जो है वो उसको सॉल्व आउट करें, यानी कि शिफ्ट एग्रीगेट सप्लाई में और एग्रीगेट डिमांड का जो शिफ्ट है उसको। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर यहाँ तक ही था। इसकी समरी भी एक दफ़ा अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको ओवरव्यू आ जाए इस चैप्टर का। ठीक हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और हम सबको अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। Till the next lecture, take very good care of yourself and your loved ones. Allah Hafiz.